हेलो फ्रेंड, चलो हम नई केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज यू आर हेडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव कार्य। एक बचाव कार्य चल रहा है, उसको आप हेड कर रहे हो। और कहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है? तो एक एरिया है जो सीवियर नेचुरल कैलेमिटी, वहाँ पे कुदरती जो आफत आई है उसकी वजह से वो सीवियरली इंजर्ड, वो एरिया सीवियरली अफेक्टेड है। ठीक है, और उसमें आप बचाव कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सीवियरली जो नेचुरल कैलेमिटी वाला एरिया है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोग क्या हुए, बेघर हो गए। उनको खाने का नहीं मिल रहा है, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको बहुत सारी और बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए, लाइक मेडिकल सप्लाई चाहिए, उनको दवाइयाँ वगैरह चाहिए, तो वो सब उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसी एरिया में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हुआ है, बहुत बारिश हुई है। वहाँ का सप्लाई रूट है, जो ये सब दवाइयाँ हो या फूड हो या ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, उसके पैकेट हो वगैरह, सब ले जाने थे। पर वो एरिया है हेवी रेनफॉल की वजह से पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे ले जाने के लिए रास्ता भी बिगड़ गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा रेस्क्यू कार्य, ये जो सब उन लोगों को बचाना था या उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करना था, तो वो रेस्क्यू वर्क चल रहा था, वो भी अफेक्ट हुआ है इन सब की वजह से। अब जैसे भी आपकी टीम, जो बचाव कार्य वाली टीम वहाँ पे पहुँचती है उन एरिया में, तो लोकल लोग हैं वहाँ के, तो वो लोकल लोग वहाँ पे क्या है, आपकी टीम के ऊपर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, एंगर उनको आ जाता है, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी टीम वहाँ पे अफेक्टेड एरिया में पहुँचती है, तो वो गुस्सा होते हैं और लोग क्या करते हैं, वो लोग तो हैकल करते हैं आपको, है ना, आपको मतलब आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। ठीक है, और कुछ मेंबर्स को वो मतलब पत्थर वगैरह जो है वो उनके सामने मारते हैं, तो एक कुछ मेंबर उसमें इंजर होते हैं, और एक पर्सन है उसकी आपकी टीम का, तो वो तो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है। ठीक है, आपकी टीम का ही बंदा, उनके ऊपर लोकल लोगों ने क्या किया, पत्थर फेंका। ठीक है, और साउट आउट किया। पत्थर फेंकने की वजह से कुछ मेंबर्स अफेक्टेड हुए, पर एक पर्सन है उसको तो ज़्यादा वो उसको इंजरी हुई है। ठीक है, ये सब देखते हुए आपकी टीम, उनका मॉरल डाउन हो गया है। ठीक है, आपकी टीम अब आपको क्या बोल रही है, क्योंकि आप हेड हो, हेड ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बोल रही है कि चलो हम वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं पे रोक लेते, हम चले जाते वापस, क्योंकि हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ का सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये सब सिचुएशन हुई है। अब इन सब सिचुएशन में क्या आप वापस जाओगे या क्या करोगे आप? तो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लोग गुस्सा है, लोग आपके सामने पत्थर फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जान तो बचाना पड़ेगा ना, आपके लोग बोल रहे हैं, तो अब क्या करोगे यहाँ पे आप? तो आपको वापस जाना है या क्या करना है यहाँ पे? इन सिचुएशन में आपको आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए वो हमें सबसे पहले बताना है। फिर एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू मैनेज द सिचुएशन। यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवा वाला, पर जो लोग होते हैं लोक सेवा में रहते लोग, तो ऐसे लोगों का यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो उनको मैनेज करने का क्वालिटी क्या होना चाहिए, इन सब सिचुएशन में कैसे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिस वजह से ये सिचुएशन को हम मैनेज कर पाए। तो ये सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, आप हेड कर रहे हो आपकी टीम को। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो सीवियरली अफेक्टेड है। ठीक है, आप जानबूझ के ऐसे लेट वहाँ पे नहीं पहुँचे ऐसे एरिया में, पर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसकी वजह से रेस्क्यू वर्क नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से आप लेट पहुँचे। आपने जानबूझ के तो यहाँ पे किया नहीं। ठीक है, लोगों को गुस्सा है, लोगों को गुस्सा भी होना जायज़ है उनका। क्यों? लोगों में एक परसेप्शन होता है ना, लोगों में परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट के अधिकारी है ना, सरकारी अधिकारी है, तो वो लेट ही आएंगे। ऐसा जनरली होता है बहुत बार, है ना। वो नहीं मुंह में दिखाते कि पुलिस क्राइम हो गया उसके बाद आई, है ना, चोर भी भाग गया उसके बाद में आई, या मर्डरर भाग गया उसके बाद में पुलिस आई, ऐसा होता है ना। तो लोगों में ये परसेप्शन होता है जनरली कि जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट अधिकारी है, वो लेट ही पहुंचते हैं, है ना। तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा है। और फिर गुस्सा ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि होमलेस हो गए, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी फूड नहीं मिल रहा होगा, उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसी बहुत सारी तकलीफें होगी, उसकी वजह से उनको गुस्सा भी आ गया। ठीक है, तो उनका गुस्सा भी जायज़ है। और आपके टीम मेंबर जो आपको बोल रहे हैं कि चलो हम बंद कर देते ये ऑपरेशन और वापस चले जाते, तो उनका गुस्सा भी जायज़ है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने गुस्सा में आके आपके एक मेंबर को भी सीवियरली इंजर कर दिया है, तो वो भी अपनी सेफ्टी तो सोचेंगे ना कि भाई आए हैं जिनके लिए, पर वो ही नहीं समझ रहे, है ना, इनको बचाने के लिए तो आए हैं लोगों को, पर वो ही नहीं समझ रहे और वो उल्टा हमें ही मार रहे, तो ऐसा क्या फ़ायदा। तो ये सब ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन को हमें मैनेज करना चाहिए। कैसे मैनेज करना चाहिए? बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स वो बहुत काम, कंपोज और शांति वाला होना चाहिए। यहाँ पे ये हम केस स्टडी ये कहाँ से आई? ये केस स्टडी वन टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस वाली, पब्लिक सर्विस सेक्टर का केस है, लोक सेवा वाला है केस है। क्योंकि आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हो, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जनरली कौन करते हैं? तो गवर्नमेंट वाले,
सरकारी लोग जो शामिल होते हैं पब्लिक सर्वेंट वगैरह, तो वही करेंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्वेंट टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट में क्या वैल्यू होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, वो भी हमें याद रखना है, वो भी हमें समझना है, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सर्विस दोनों के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस वाली वैल्यूज जितनी है वो सब याद करो। फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट्स, वो भी हमें, जो हमारा एक पूरा चैप्टर है उसमें भी कुछ कुछ वैल्यूज है वो याद करो सब, कि करेज होना चाहिए, फोर्टिट्यूड होना चाहिए, कंपेशन, एम्पैथी वगैरह होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी टू वर्क होना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारी वहाँ पे आई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन में होना चाहिए, परसुएशन होना चाहिए, अच्छी सोशल स्किल होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, ठीक है, सर्विस वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, कमिटमेंट टू वर्क ये होना चाहिए, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए, इफेक्टिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तो ऐसी बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए ना। विजडम होना चाहिए हमारे अंदर। तो वो सब ऐसी ऐसी जो क्वालिटीज़ है वो सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, वो सब फाउंडेशनल वैल्यू है। और उसी में से कुछ वैल्यू का यूज़ करके हम यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट भी लिख सकते हैं और इन सिचुएशन को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जनरली ये केस स्टडी को हम समझते हैं अब कि इंट्रोडक्शन हमें करना होगा। तो क्या करेंगे, तो पब्लिक का गुस्सा है वो जायज उनका, क्योंकि पब्लिक वो परसेप्शन होता है, पब्लिक का परसेप्शन है कि क्यों पब्लिक का परसेप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट के सरकारी जो भी लोग होते हैं वो मोस्टली लेट पहुंचते हैं, इसलिए उनको गुस्सा है, उनका परसेप्शन ऐसा है इसकी वजह से। पर अगर आप डेडिकेटेडली उनके साथ में मिलकर काम करोगे, है ना, उनकी सेवा करोगे, उनको हेल्प करोगे, आप उनको रेशियो ऑपरेशन सही से चलाओगे, डेडिकेशनली आप वर्क करोगे, तो वो भी आपको समझेंगे और साथ में कोऑपरेट करेंगे। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। तो वहाँ पे आपको भी भागना नहीं है। इस सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए कि हम भाग जाए। पब्लिक सर्विस वैल्यू में सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी सिचुएशन में, सेकंड ERC में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी ये बोला गया है, ठीक है। तो कि पब्लिक सर्वेंट की कुछ ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज होती है ना, ब्यूरोक्रेटिक आधिकारिक वैल्यू होती है। तो वैल्यू में ये भी होता है कि आपको पर्सनल गेन, खुद के फायदे को बाद में सोचना है, सबसे पहले क्या है, पब्लिक के बारे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पब्लिक के बारे में सोचना पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे अफेक्टेड हुए, तो उनके बारे में सोचना है। अगर हम भाग जाएंगे तो ये लोग क्या, उनको अफेक्ट होंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा गुस्सा होगा। और हमारा जो वो यूटिलिटेरियनिज्म वाला सिद्धांत है जिसमें बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो होना चाहिए। तो वो यहाँ पे वो क्या होगा कि वो सॉल्व नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में हम जाएंगे। यहाँ पे थोड़े लोगों को, मतलब हमको फायदा हो गया, हमारी जान बच गई, ठीक है, पर वो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। तो हमारी भी जान बचानी यहाँ पे और उनको भी बचाना है, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा हमें। उसके लिए उनको समझाने की कोशिश करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह का हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी केस स्टडी है उस टाइप का, कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। डैनियल गोलमैन ने बोला है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी क्या, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आप खुद के भी इमोशंस को जानो। मेरी खुद की इमोशंस को, इस टाइम में मैं कौन हूँ, तो मैं एक हेड कर रहा हूँ इस ऑपरेशन को, तो मेरे वैल्यूज़ क्या है, तो मेरी टीम मेंबर्स की जान भी बचाना और सामने वाले लोगों को बचाना। अब सामने वाले लोगों के भी इमोशंस आपको समझना कि उनको भी ये मेडिकल सप्लाई वगैरह नहीं मिला, उनको भी फूड नहीं है, तो उनका गुस्सा जायज़ है, तो उनको भी समझना। जब खुद के भी इमोशंस को आप समझोगे, खुद सामने वाले के इमोशंस को भी समझोगे, तब आप सिचुएशन को अच्छे से वो क्या हैंडल कर पाओगे। तो इन सिचुएशन में ये सब वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अच्छी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये चलो हम केस स्टडी को हम समझते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बोला तो कि पॉपुलर परसेप्शन होता है पब्लिक सर्वेंट की वजह से, और आपको पता है जो एंगर होता है, तो एंगर विजडम को खा जाता है, इसीलिए अभी वो लोग गुस्सा में, ठीक है, पर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, उनकी हेल्प होती जाएगी, तो वो लोग समझ पाएंगे, ठीक है, और उल्टा आपको कोऑपरेट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेडिकेशन, करेज वगैरह दिखाओ, कोऑपरेशन तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंट्रोडक्शन इस तरह से हमने कर दिया, ये सिचुएशन क्या थी वो भी हमने समझा लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमारा पहला मोटिव है कि हम सबसे पहले इसमें से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करें। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है, तो स्टेक होल्डर में हम कौन सा लिख सकते हैं, तो स्टेक होल्डर में एक तो रेस्क्यू टीम मेंबर्स, उसमें आपको हेड और आपकी टीम है, ठीक है। तो रेस्क्यू टीम मेंबर्स हुए, फिर थाउजेंड ऑफ पीपल जो वो लोग अफेक्टेड हुए, ठीक है। तो अफेक्टेड पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, अफेक्टेड पॉपुलेशन आ गई। इन सबको कवर करने के लिए कोई तो होंगे, मीडिया वाले होंगे, तो मीडिया भी आ गई, ठीक है, इन सबको हेल्प करने के लिए वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली है ना, इसमें ऐसा होता है कि आपने सर कैसे डायरेक्टली यहाँ पे इतने सारे स्टेक होल्डर लिख दिए कि लोकल अथॉरिटी लिख दिया, मीडिया लिख दिए, ठीक है, नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया, NGO एंड सिविल सोसाइटी, ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जायज़ है, किसी को भी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो लिखा नहीं है।
पर हम थोड़ा सोचें कि ऐसी अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पे जनरली कौन कौन लोग होते हैं? तो उस सिचुएशन को पूरा कवर करने के लिए मीडिया तो रहती है, ठीक है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन आप चला रहे हो तो किसके अंडर में आप चलाओगे? ऐसे तो डायरेक्टली नहीं आ गए, गवर्नमेंट ने आपको भेजा है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी हो सकता है, आप SDRF से भी हो सकते हो, आप NDRF से भी हो सकते हो, है ना। तो इस तरह से नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़, आप रेस्क्यू ऑपरेशन को हेड कर रहे हो पर वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ भी होगी। सपोज अगर तालुका तहसील है तो उसके TDO होंगे, डिस्ट्रिक्ट के DDO होंगे, या तो कलेक्टर हो सकते हैं, या लोकल वहाँ पे सरपंच या प्रधान लोग होते हैं गांव में, वो होंगे, ठीक है, गांव में है तो इस तरह के अलग अलग वो लोकल अथॉरिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और हमें पता है कि इंडिया में या इन जनरल कहीं पे होता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो वहाँ पे बहुत सारे NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो इसीलिए इन जनरल में यहाँ पे ऐसे हमको डायरेक्टली ऐसे स्टेक होल्डर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, पर ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते ही है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो हमें थोड़ा दिमाग हमारा चला के उस तरह से हम लिख सकते हैं, तो सामने वाले को भी हमें उनको मार्क्स जब हमें देंगे ना हमारे क्वेश्चन में, तो उनको मज़ा आएगा, उनको अच्छा लगेगा कि इन्होंने कितना लार्जर पर्सपेक्टिव में इस केस स्टडी को सोचा है, ठीक है, और ओपन माइंड रख के सोचा है इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा ये स्टेक होल्डर, अलग अलग स्टेक होल्डर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरा रिस्पॉन्स, इस सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स क्या होना है। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन जब आती है कि लोगों के पास फूड नहीं पहुंचा, हम भाग नहीं सकते वहां से, ठीक है, उनके पास पानी नहीं पहुंचा, उनका एंगर है तो उनका एंगर जायज है, ठीक है। पर यहाँ पे सामने एक ये भी हुआ है कि आपके टीम मेंबर को भी इंजर हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहले यूज़ करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है आपको, कि आपके इमोशंस को भी जानना है और सामने वाले को भी इमोशंस को जानना है, जान के उनके इमोशंस को समझना है और फिर आप एक्ट करना है। आप जब सामने वाले के इमोशंस को समझोगे, आपको पता है कि वो कितनी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कितने प्रॉब्लम में है वो अभी, तो आप वहाँ से भागोगे नहीं, आप ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद नहीं करोगे। और वो गांधी जी का तलिस्मान भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। याद करो गांधी जी ने क्या बोला अपने तलिस्मान में, गांधी जी ने यही तो बोला है ना कि जब भी आप डिसीजन ना ले पाओ, ऐसी सिचुएशन में आपके मेंबर ने बोला है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हो जाए कि हम चले जाए क्या ऑपरेशन बंद करके या ना करें। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेने में कोई तकलीफ आ रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गांधी जी के तलिस्मान को याद करोगे। और तलिस्मान में हम यही बोलते हैं ना कि वीकेस्ट मेंबर को आप मतलब याद करो। इसमें वीकेस्ट मेंबर कौन है, सारे के सारे वीकेस्ट है, सब अफेक्टेड है, यहाँ पे होमलेस है, फूड नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो आप वहाँ से भागोगे नहीं, उनके लिए आप वहाँ पे खड़े रहोगे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहोगे, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन को याद करके इमोशनल इंटेलिजेंस और तलिस्मान को, और फिर आपका रिस्पॉन्स आगे होना चाहिए। आप अपनी एथिकल ड्यूटी समझो, आप अपने जो पब्लिक सर्विस वैल्यू आपको समझना है, और वो आप समझोगे तो कभी आप भागोगे नहीं वहाँ से, ठीक है। तो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे कैसे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माई प्रायोरिटाइज सेफ्टी। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे कि जान बची तो लाखों पाए, कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, तो खुद अगर बच गए तो ठीक है, सब संभाल लेंगे आप। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने टीम मेंबर को और खुद को सिक्योर करने की कोशिश सबसे पहले करनी है, कि ताकि वो गुस्सा हुए, वो आपके अगेंस्ट नारेबाजी चल रही है तो ठीक है, पर अगर आपको वो पत्थर वगैरह फेंक रहे हैं तो उनके सामने आपको क्या करना है, अपने आप को और अपने टीम को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। तो प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ दी माई टीम। और जो भी इंसान को जो इंजरी हुई है मेरी टीम में, तो उनको मैं एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करूँ या कोई गाड़ी से उनको हॉस्पिटल भेजो तो उनकी सारवार स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब मेरा दूसरा काम क्या है, तो प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ हुम, किसकी प्रायोरिटाइज करनी है सेफ्टी, तो लोगों की। यहाँ पे ज़्यादा और बारिश हो सकती है, ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी वो होमलेस है, फूड नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, पूरा सप्लाई रूट उनका ठप हो गया है, ठीक है। तो बाहर से कुछ चीज़ें आ नहीं सकती, और उनको हेल्थ के लिए बाहर जाना हो, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो तो भी नहीं जा सकते, तो उनका प्रायोरिटी भी हमारा होना चाहिए कि उनकी सेफ्टी भी प्रायोरिटाइज हम करें। यूटिलिटेरियनिज्म वाला सिद्धांत यहाँ पे याद करो, है ना, कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। तो आई विल प्रायोरिटाइज द सेफ्टी, ये सबसे पहले मेरा मोटिव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो कम्युनिकेशन इन एम्पैथी, मैं उनके साथ में बात करूंगा, जो जो लोग वहाँ पे हैं उनके साथ में बात करूंगा, कम्युनिटी लीडर होंगे या सरपंच होंगे या कोई और लोग होंगे, उनके साथ में कि भाई गुस्सा आप कम करो, आप शांति से हमारी बात सुनो, हम आपके लिए ही आए, हम आपका काम ही हमारा सर्वोच्च प्रायोरिटी है, ये उनको आप समझाओ। तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे
एटीट्यूड वाला जो चैप्टर है ना, एटीट्यूड वाला कि हमारा वलन कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो वो एटीट्यूड वाला भी यहाँ पे काम करेगा थियरी। एटीट्यूड में से जो परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस आता है ना, दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसमें से परसुएशन मतलब आपके काम के लिए सामने वाले इंसान को आप समझा पाते हो, उसको बोलेंगे परसुएशन। ठीक है, तो उन लोगों को हमें परसुएशन करना है, और परसुएशन के लिए क्या है, हमारे अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ताकि हम उनको अच्छे से जो हमारा मैसेज है उनको दे पाए। ठीक है, हमारे अंदर एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी होगा तो हम सामने वाले लोगों की हम तकलीफ समझ पाएंगे अच्छे से, और हम उनके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे ये भी होगा कि अच्छे से मैं कम्युनिकेशन करूँगा और एम्पैथी रखूँगा, जिसकी वजह से लोगों को क्या है, मेरे में ट्रस्ट बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग उनके हमारे प्रति बढ़ेगी, ताकि क्या होगा, यहाँ पे वो कोऑपरेट करेंगे हमारे सामने, साथ में हमारी टीम के साथ में। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। फिर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे बारी आ रही है कि मैं हेड हूँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो मेरी अब यहाँ पे बारी आएगी कि लीडरशिप जो स्किल है वो मेरी सबसे प्रायोरिटी रखना है, लीडरशिप दिखाना है मुझे यहाँ पे। तो कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडरशिप कैसी होती है, कोई भी लीडर कैसा होगा तो कि वो खुद सबसे पहले आगे रहेगा और फिर अपने टीम को वो लीड करेगा। तो आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे आगे चल के मैं चलाऊंगा, ताकि मेरे लोग जो जिनका मोरल डाउन हो गया है तो वो भी मेरे साथ साथ में जुड़ेंगे। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, और दूसरा जितना भी वो सामने वाले लोग गुस्सा करें, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसको ही तो बोलते हैं। जितना भी सामने वाले लोग गुस्सा करें, आपको क्या करना है, काम एंड कंपोज, एकदम शांत रखना है अपना दिमाग को, और आपका एक ही फोकस होना चाहिए, जैसे भी करके लोगों को मनाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलने दें यहाँ पे, ताकि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़े ना। ठीक है, तो काम एंड कंपोज रहना है। और यहाँ पे और एक मेरा रिस्पॉन्स ये होगा कि डिसीजन मेकिंग, जितनी भी कठिन समस्याएं आए यहाँ पे, तो अभी डिसीजन मेकिंग टाइमली और सही से होना चाहिए, और रेजिलियंस में जितना मैं रेजिलियंस दिखाऊँ सबसे ज़्यादा, और इन सिचुएशन में मैं फ्लेक्सिबल रह के एडेप्ट कर लूँ अपने आप को और अपनी टीम को। ठीक है, और क्या हो सकता है रिस्पॉन्स मेरा, कोलेबरेटिव अप्रोच। कोलेबरेटिव अप्रोच मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं इन एरिया में, सबके साथ में मैं कोलेबरेट करूँ, ताकि क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप हो, और काम जितना भी हो सके जितना जल्दी से जल्दी पूरा हो, ताकि कोई लोगों को समस्याएं ना रहे। क्योंकि और ज़्यादा अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज़्यादा टाइम लग गया तो उनका गुस्सा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोलेबरेटिव अप्रोच मेरा रहेगा, जिसकी वजह से ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बढ़ेगा। अब ये कोलेबरेशन किसके साथ में करना है, तो लोकल अथॉरिटी के साथ में करना है, कम्युनिटी लीडर के साथ में करना है, रिलेवेंट स्टेक होल्डर। अगर रिसोर्सेज की कमी है तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज मंगवाओ। ठीक है, तो ऐसे सब कोलेबरेटिव अप्रोच आपको रखना है। और क्या कर सकते हो, तो रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी यहाँ पे अब फूड नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, होमलेस है, ठीक है, तो आपके पास जितना भी रिसोर्स आ रहा है, तो वहाँ पे आप रिसोर्स को सही से मैनेज करो, और सबके पास में इक्वली एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वोट बैंक हमारी गवर्नमेंट का है तो इनके पास जाए और ये इनके पास नहीं जाए, या इनकी आइडियोलॉजी हमारे से अगेंस्ट में तो उनको हम क्या है फूड प्रोवाइड ना करें, या ये कास्ट के है तो ऐसा कुछ भी वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सबके पास में फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भावना को हमें यहाँ पे चरितार्थ करना है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स मतलब आप एरा गैरा कुछ भी ऐसे वैसे पॉइंट नहीं लिख सकते। एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स कभी ये नहीं होना चाहिए मैं ऑपरेशन छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का ये वैल्यू ये होता है कि खुद को बाद में रखना और पब्लिक सर्विस को ऊपर रखना सबसे पहले। एथिकल इगोइज्म कहते हैं ना, कि एथिकल इगोइज्म में सेल्फिशनेस की बात करते हैं, तो सेल्फिशनेस नहीं रखना यहाँ पे, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा रिस्पॉन्स होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एग्जामाइन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू मैनेज द सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, किस तरह की सिचुएशन, तो कि ए जो अफेक्टेड एरिया है सीवियर नेचुरल कैलेमिटी वाला, और जहाँ पे लोगों को इतना गुस्सा है, तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए। अगर पब्लिक सर्वेंट के अंदर सर्विस वाला, स्पिरिट ऑफ सर्विस वाला वैल्यू नहीं होगा तो क्या करेगा, तो वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, तो इन सिचुएशन से भाग जाएगा। उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल विजडम नहीं होगा, तो वहाँ पे वो कुछ क्या कर देगा, यहाँ पे
लोगों ने उनके सामने पत्थर मारे हैं तो उनको लाठीचार्ज उसके ऊपर कर लेगा। ठीक है, उनके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हुआ तो इन सिचुएशन को सही से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, परसुएशन का पावर नहीं हुआ तो शायद मैसेज उनको जो देना है वो सही से मैसेज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं हुआ तो ये सब प्रॉब्लम होंगे। तो पब्लिक सर्वेंट में ये सब वैल्यूज होना चाहिए, ये सब वैल्यूज होना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ सर्विस। सर्विस मतलब सेवा का कार्य आपके अंदर सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए इस सिचुएशन में। हमें किसी भी सिचुएशन में कोई भी केस स्टडी आती है वहां पे सबसे पहले हमें कोर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कोर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं गया और लोगों में गुस्सा है। ठीक है, तो अगर उनको गुस्सा है तो आप उनको जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन उनको करके उनको बचा लोगे, उनको जो खाना वगैरह उनको चाहिए वो प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम ऐसा रहेगा ही नहीं ना। तो वो कहाँ से आएगा? तो स्पिरिट ऑफ सर्विस से, सेवा का भाव से। सेवा का भाव अगर आपके अंदर होगा तो आप रेस्क्यू ऑपरेशन उनके तक पहुंचाओगे तो उनका एंगर जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर वो स्पिरिट ऑफ सर्विस होना चाहिए। ये स्पिरिट ऑफ सर्विस हम उसमें विवेकानंद और मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिट ऑफ सर्विस को प्रायोरिटी सबसे दिया था। विवेकानंद ने क्या बोला था? जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ठीक है, सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड। ठीक है, फिर लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे आप हेडिंग कर रहे हो ना रेस्क्यू ऑपरेशन को, तो आपके अंदर ये लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप लीड करोगे फ्रंट से, आपके अंदर वो करेज दिखाओगे, कन्विक्शन दिखाओगे, फ्रंट से लीड करोगे आप, है ना। तो लीडरशिप वाली क्वालिटीज पब्लिक सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी तो आप यहाँ पे अपने लोगों को भी मना लोगे, अपने टीम मेंबर को भी मना लोगे और सेवा का कार्य या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल विजडम चाहिए। विजडम तो कोई भी लिख देगा, पर ये बेस्ट वर्ड है कि आप प्रैक्टिकल विजडम चाहिए। अब प्रैक्टिकल विजडम बात क्या करता है? तो प्रैक्टिकल विजडम मतलब रियलिटी की बात कर रहा है कि अब जो आप है रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, उस अफेक्टेड एरिया में खड़े हो, लोगों को आपके सामने गुस्सा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल, ये रियलिटी है, तो इसको बोलते हैं रियलिज्म। वो आइडियलिज्म से अलग है। आइडियलिज्म में क्या है? थियरी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर रियलिटी में ग्राउंड पे जाते हो तब सिचुएशन कुछ और आती है। तो यहाँ पे ये रियलिटी है, तो रियलिटी में आपके अंदर एक विजडम होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? तो प्रैक्टिकल विजडम होना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो ये प्रैक्टिकल विजडम की एरिस्टोटल ने बात की है। और ये अगर प्रैक्टिकल विजडम होगा तो आप साउंड डिसीजन ले पाओगे, अच्छे डिसीजन तभी ले पाओगे। ठीक है, आपके अंदर एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप गोलमैन का एग्जांपल लिख सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से हमने वो चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से किसी भी मेजर प्रॉब्लम्स को आप उसमें सक्सेस मिल सकती है। 80% तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। IQ से ज़्यादा EQ है। ठीक है, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं कि जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल क्वोशेंट है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। पावर ऑफ परसुएशन, मैंने बोला ना कि सामने लोगों को गुस्सा है तो ऐसे में उनको कैसे मनाना है वो आपको आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए इस सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में आपको क्या क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, तो डिसीजन भी आपका क्विक होना चाहिए। कंपेशन होना चाहिए आपके अंदर। कंपेशन मतलब करुणा सब लोगों के प्रति होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अब कंपेशन में हमने बहुत सारे लोगों का हमने एग्जाम्पल, मदर टेरेसा का भी नाम लिख सकते हो, हम दलाई लामा का भी नाम लिख सकते हो, बुद्धिज्म एथिक्स में भी कंपेशन की बात की है। ठीक है, इन सब का नाम लिख सकते हो। पर कंपेशन और भी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी बोला है कंपेशन के बारे में, तो हम उनका क्यों नहीं लिख सकते नाम यहाँ पे? तो क्या कंपेशन अकॉर्डिंग टू कलाम साहब। ठीक है, तो वो भी हम इस पब्लिक सर्वेंट के वैल्यूज में लिख सकते हो कि कंपेशन होना चाहिए। फोर्टिट्यूड यानी मनोबल, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भी आप भागो नहीं और आप काम कर सको यहाँ पे, है ना। तो वो मनोबल, फोर्टिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो ये फोर्टिट्यूड भी जो कार्डिनल एक्विना के 4 जो कार्डिनल एक्विनास ने बोले हैं ना वर्चूज, तो उसमें एक फोर्टिट्यूड भी है। जैसे दूसरा है प्रूडेंस है, टेम्परेंस है, तो साथ साथ में फोर्टिट्यूड की बात की गई है, तो फोर्टिट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन दिस सिचुएशन में कौन सी होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ सर्विस, लीडरशिप, प्रैक्टिकल विजडम, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, पावर ऑफ परसुएशन, पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंपेशन एंड फोर्टिट्यूड।
इन सब से आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी क्राइसिस को मैनेज कर पाओगे और लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है, उसको भी रीबिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी केस स्टडी को इसी एंगल से समझेंगे। अलग अलग केस स्टडी हम लेके आएंगे और अलग अलग केस स्टडी के अलग अलग अप्रोचेस हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।